एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस में आज हम आपके साथ में ज़िक्र कर रहे हैं जिस तरह से प्रथम फ़ेज़ का आपने देखा था, प्रथम चरण का जो चुनाव था, उसमें पार्टियों का जो रुख था, प्रचार करने का तरीका था, वो कुछ इस तरह का था कि उन्होंने अपने द्वारा किए गए कार्यों का ज़िक्र किया। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपने देखा होगा गए थे तो वो अपने द्वारा किए गए 10 साल के कार्यों को लोगों को बता रहे थे कि हमने 10 साल में क्या-क्या किया है। जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर का जो निर्माण करवाया, उसमें जो योगदान दिया, ट्रिपल तलाक जो था उसको रुकवाने के लिए उन्होंने जो काम किया वो क्योंकि उनका मैनिफेस्टो में ये चीज़ें थी कि वो ट्रिपल तलाक को रुकवाएँगे और राम मंदिर का निर्माण उनका बहुत पुराना एक मुद्दा था। इसके साथ ही साथ सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट जो था वो लागू करेंगे, वो भी इन्होंने 24 को जनवरी में वो लागू कर दिया। और इसी तरह से जो चीज़ें उन्होंने कमिट की थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने पूरी चाहे वो 370 हो जम्मू-कश्मीर का, उसको उन्होंने हटाने का वादा किया था, वो सारी चीज़ें उन्होंने की। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर हम पूर्ण बहुमत से आएँगे, तो इन सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे और जो हमारे वादे हैं, उसको पूरा करेंगे। तो ये सारे वादे जो थे उन्होंने पूरे किए और ये सारी चीज़ों का जो उन्होंने पॉज़िटिव एक रुख अख्तियार किया था जो प्रथम चरण का चुनाव था, तो उस समय और जब प्रथम चरण के चुनाव में आपने देखा होगा मतदान प्रतिशत काफ़ी गिरा, तो उसके बाद से जो सारी पार्टियाँ थी, उनकी रणनीति कुछ बदलती नज़र आई। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति बदलते हुए जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, उसमें से कमियाँ ढूँढी और उसमें से उन्होंने कहा कि ये जो मैनिफेस्टो है बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मुस्लिम लीग का एक उन्होंने बनाया है, मुस्लिम लीग के लिए बनाया है। और इसी के साथ-साथ उन्होंने बोला किया है कि सर्वे कराएँगे। सर्वे में वो मालूम करेंगे कि आपके घर कितने शहर में कितने घर हैं, गाँव में कितने घर हैं, आपकी क्या इनकम है, आप कितना रुपया खेती से कमाते हैं, कितना आप जॉब से कमाते हैं, वो सारी चीज़ों का वो सर्वे करवाएँगे। उसके बाद में जो माता-बहनें हैं, उनके ज़ेवरों का भी सर्वे कराएँगे, जो आदिवासी हैं, उनके पास में जैसे वो चाँदी रखते हैं, तो कितनी चाँदी है, सारी चीज़ों का सर्वे कराने के बाद में जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी संपत्ति है, उसको वो उठा के अल्पसंख्यकों को बाँट देंगे। वो उन लोगों को दे देंगे जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, यानी कि वो जो अल्पसंख्यक हैं, घुसपैठिए हैं, उनको वो आपकी प्रॉपर्टी जो है, वो देने के लिए बोल रहे हैं, वो दे देंगे। इस तरह की चीज़ें आईं। उसके बाद में आपने देखा होगा राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया कि इस तरह की चीज़ें हमने नहीं कही, संपत्ति के बारे में हमने कुछ नहीं कहा। हमने सिर्फ़ एक ज़िक्र किया कि इस तरह की चीज़ें हैं, जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए देश में और एक समानता आनी चाहिए समाज में कि हर वर्ग एक समान हो, कोई बहुत ज़्यादा अमीर ना हो, कोई बहुत ज़्यादा गरीब ना हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमने कहा कि इस तरह का सर्वे कराया जाए। इसी में जो ओवरसीज़ के सीनियर लीडर थे कांग्रेस के सैम पित्रोदा उन्होंने भी इनहेरिटेंस जो लॉ था उसका ज़िक्र किया तो इस पे भी काफ़ी बवाल मिला कि वो विरासत कानून भारत में लागू करना चाहते हैं। अमेरिका का जो कानून है उसके हिसाब से अगर किसी की डेथ होती है तो उसके बच्चों को उसकी प्रॉपर्टी का 45% मिलता है और जो 55% होता है वो गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। तो उन्होंने कहा आप जो हमारे यहाँ इंडिया में लोग अपनी विरासत जोड़ते हैं, अपनी चीज़ों को जोड़ते हैं, वो इसलिए जोड़ते हैं ताकि वो आने वाली अपनी जनरेशन अपने बच्चों को कुछ सौंप के जाएँ। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर्टी का आपसे छीन लेंगे, फिर आप अपने बच्चों को क्या दे के जाएँगे? तो इस तरह की जो चीज़ें मंशा है कांग्रेस की, वो देश में जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको छीनने की है, माता-बहनों की जो गोल्ड है उसको छीनने की है, उनके मंगलसूत्र को छीनना चाहते हैं, वो उनके स्वाभिमान का सवाल है मंगलसूत्र और इस तरह की चीज़ें मोदी जी ने ज़िक्र की। जब मोदी जी ने इस तरह की बात कही तो लगा कि हाँ, मोदी जी ने क्यों बोला पर उन्होंने जब यही बात 2-3 जगह बोली तो ये कन्फर्म हो गया कि उनकी ये सोची-समझी रणनीति है। अमित शाह ने भी इस तरह की चीज़ बोली और जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने भी सेम चीज़ कहा कि जो कांग्रेस की नीति है वो इस तरह की है, वो चीज़ें लोगों से प्रॉपर्टी और ये सब चीज़ें छीनना चाहते हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस थे उनके भी अटैक हुए और जब मंगलसूत्र वाली बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही तो इंडियन अलायंस के जो बाकी पार्टियाँ थी, बाकी जो उसके अलायंस थे जैसे कि समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव है, उन्होंने भी इसके ऊपर हमला किया और जो शिवसेना के हैं संजय राउत, उन्होंने भी कहा कि प्रधान
इन सारी चीज़ों का ज़िक्र किया और इसके साथ ही देखा आपने एकदम से सारी पार्टियाँ एग्रेसिव होके एक-दूसरे के ऊपर अटैक करने लगी और अभी आपने देखा होगा कि अमित शाह का एक डीप फेक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें कि अमित शाह के जो भाषण था, उसको तोड़-मरोड़ के पेश किया गया है। उसमें आरक्षण की बात की गई है कि अगर तीसरे टर्म में अगर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, तो वो भारत के संविधान को बदल देंगे और इसी तरह से जो आरक्षण है, आरक्षण को वो खत्म कर देंगे, सारी चीज़ें उन्होंने कही, इसका ज़िक्र किया। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं एक-दूसरे के ऊपर आरोप लगाना और इस तरह की चीज़ें जो पॉलिटिक्स जिसको डर्टी पॉलिटिक्स कहा जाता है, इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं और अब जो दाता है उसको भी सोचना होगा कि हम किस तरह की पार्टियों के क्या बात कर रही है, किस तरह की पार्टियाँ अ, चर्चा कर रही हैं, हमें किसको वोट देना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के क्योंकि महँगाई और बेरोज़गारी ये तो मुद्दे हैं ही ज्वलंत मुद्दे हैं और इसको हर पार्टी ने उठाया है और इस तरह की चीज़ें कही भी जा रही है, मोदी जी द्वारा भी कही जा रही है कि वो इसको कोशिश कर रहे हैं और जैसे वो स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं, जिस तरह से वो जो रोज़गार है, वो पैदा करने की बात करते हैं और हर चीज़ को वो बताते हैं कि इस तरह से काम किया जा सकता है और सोशल मीडिया को भी काफ़ी हद तक वो प्रमोट करते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे आप यूट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फेसबुक है, उसका भी आप इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें भी कहते हैं कि रोज़गार आप जो है वो पैदा कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के साथ-साथ और महँगाई के मुद्दे हो गए आपके, बेरोज़गारी हो गई, सारी चीज़ें का ज़िक्र चल भी रहा है। और जैसे-जैसे चुनाव का जो चरण है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे ही वैसे पार्टियाँ एक-दूसरे के ऊपर एग्रेसिव होती जा रही हैं, एक-दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रही हैं और एक-दूसरे के फेक वीडियोज़ निकाल-निकाल के वायरल कर रही हैं, जिस तरह की चीज़ें अब अमित शाह जो है उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें जो तेलंगाना के सीएम हैं, उनके नाम उन्होंने एफआईआर कराई है, अब उनको आना होगा अपने गैजेट्स के साथ में जो उनके फ़ोन थे या लैपटॉप वगैरह है, वो सारी चीज़ों को लेके आना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह का उसका इस्तेमाल किया है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही जो बात हो रही है जबकि जो बीजेपी बीजेपी का कहना है कि वो पूर्ण बहुमत से उसने जो इस्तेमाल किया है वो सिर्फ़ कश्मीर का धारा वो जो 370 थी उसको हटाने का काम किया, जो ट्रिपल तलाक था, उसको उसने हटाने का काम किया है उसके बहुमत के इस्तेमाल से और राम मंदिर जो कोर्ट का फैसला आया उसके बाद उसने जो निर्माण का कार्य है उसमें अपना योगदान दिया। उसको बनवाने के लिए काम किया और सीएए जो था, उसको लागू करने के लिए उसने वो काम किया और कुछ जो अ, अंग्रेजों के कानून थे, उसको बदलने के लिए उसने काम किया कि नए तरह के अब कानून भारत में बनाए गए ताकि वो व्यावहारिक हो, भारत के आज की जो मौजूदा स्थिति है, उसके लिए वो काफ़ी सार्थक जो है वो रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम इन सारी चीज़ों का ज़िक्र करते हैं, तो देखना पड़ेगा कि जो एक नेशनल फीलिंग है, एक राष्ट्रवाद है, उसको हम ध्यान में रखते हुए वोट करें और एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे भारत का पक्ष किस तरह से रखा जाता है और किस तरह से वो सशक्त पार्टी हो, जो भारत का पक्ष इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे रखे, जिससे भारत की अपनी बढ़ती हुई साख है, वो बनी रहे और भारत का जो दबदबा है, वो विदेशों में कायम रहे। ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी और यही नहीं, अभी आपने देखा कि रशिया और कुवैत का काफ़ी लंबे टाइम से युद्ध चल रहा है। अब ईरान-इराक का भी युद्ध स्टार्ट हो गया है कि उसके बीच में भी और ये युद्ध भी काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और इससे पहले आपने देखा होगा इज़राइल और हमास का जो अटैक था और उसके जो युद्ध चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, तो कहीं न कहीं भारत का एक ऐसी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो अपना पक्ष है, मजबूत तरह से अपना पक्ष रख पाए। जैसे कि कुवैत में जिस तरह से भारत के जो आपने देखा होगा अ अ, इराक में जो युद्ध है, युद्ध के समय में क्या स्थिति होती है, जिस तरह की विदेश नीति होती है, किस तरह से एक देश के को काम करना होता है और अर्थव्यवस्था का ध्यान रखना होता है क्योंकि युद्ध के समय अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आपने देखा होगा कि नेबर जो कंट्री है हमारी पाकिस्तान हो गया, चाहे श्रीलंका हो गया, चाहे आप नेपाल को ले लें, उनकी आर्थिक स्थिति, बांग्लादेश को आप ले लें, किस तरह की है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है, मेंटेन है और हम लोग चैन सुकून की जो ज़िंदगी है वो जी रहे हैं। तो एक सशक्त सरकार हो जो कि इन सारी चीज़ों को मजबूती के साथ में व्यवस्थित रख पाए और अपना जो पक्ष है इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर भी काफ़ी मजबूती से राष्ट्रवाद के साथ में
रखे और देश के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना है वो उसको भी बढ़ावा दे। तो इसी तरह की सरकार हम चुनें और अच्छा पूरी तरह से हम जाएँ, अपने बहुमत का इस्तेमाल करें, हम वोट करें और अपनी पसंद की जो है वो सरकार चुन के लेके आएँ, ताकि सरकार जो है वो 5 साल के लिए काम करती है, तो वो 5 साल तक हमारी किसी तरह की दिक्कत ना हो, हमारे देश को किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें और वोट ज़रूर करें। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अगर किसी टॉपिक पे हमसे डिस्कशन चाहते हैं तो आप हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।